Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 18, the British Raj and the first war of independence. Student, in this chapter we'll learn about the arrival of Europeans in India, establishment of British Empire in India, कैसे पूरे इंडिया में किसका रूल चलने लगा, ब्रिटिशर्स का. फिर हम लोग देखेंगे राइजिंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस, कैसे इंडियंस के मन में डिसकंटेंट आया. और फिर हमने क्या किया, रिवोल्ट ऑफ 1857. तो यूरोपियन ट्रेडर्स, बच्चा सेवरल हंड्रेड ईयर्स अगो द अरब एंड यूरोपियन ट्रेडेड विथ इंडिया. बहुत सालों पहले अरब और यूरोपियंस इंडिया के साथ ट्रेड करते थे. वो मेनली किस चीज में ट्रेड करते थे बच्चा? स्पाइसेस में, गोल्ड में, पल्स में और सिल्क में. इंडिया बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री था उस टाइम. और किस चीज़ के लिए फेमस था? अपने स्पाइसेस के लिए, गोल्ड के लिए, पल्स के लिए और सिल्क के लिए. और लैंड के थ्रू ट्रेड होता था, वाटर रूट से नहीं. दे ट्रेडेड मेनली ओवर लैंड. लैंड के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लैंड रूट से ट्रेड हो रहा है. ठीक है. इंडिया वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड सी रूट टू इंडिया वॉज पोर्तुगीज वास्को ड गामा. मैंने क्या बोला? बिफोर वी वर डूइंग ट्रेड बेसिकली विथ लैंड रूट्स, बट पहले पोर्तुगीज नेविगेटर थे जिनका नाम था वास्को ड गामा. उन्होंने क्या फाइंड किया? सी रूट टू इंडिया. उनको क्या मिल गया? सी रूट टू इंडिया. ठीक है, पानी के थ्रू इंडिया आने का रास्ता मिल गया. ही वेंट अराउंड अफ्रीका एंड लैंडेड एट कैलिकट. वो पूरा अफ्रीका क्रॉस करके कैलिकट पहुंचे. कैलिकट का जो आज का नाम है वो क्या है बच्चा? कोझिकोड. ठीक है, कलकत्ता से कंफ्यूज मत कर जाना. केरला में एक जगह है जिसका नाम है कैलिकट, और कैलिकट का जो आज का नाम है वो क्या है? कोझिकोड. ठीक है. A little over 500 years ago. कब आ गए थे वो? 1498 में. कब आए? 1498 में, लगभग 500 ईयर बैक. फिर क्या हुआ बच्चा? पोर्तुगीज ने इंडिया के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट की. और बेसिकली वो किस में ट्रेड करते थे? स्पाइसेस में, मसालों में. उनको फॉलो करते हुए कौन आए? डच आए. डच को फॉलो करते हुए फ्रेंच आए. फ्रेंच के बाद इंग्लिश ट्रेडर आए. तो पहले यूरोपियन ट्रेडर्स जो इंडिया में आए वो कौन थे? पोर्तुगीज. तो फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया में आए वो इंग्लिश नहीं थे, इंग्लैंड नहीं था. वो कौन थे? पोर्तुगीज. पोर्चुगल कंट्री है, उसके नेटिव्स को क्या बोलते हैं? पोर्तुगीज. पोर्तुगीज के बाद आए डच. डच कहाँ से आए? नेदरलैंड से. फिर आए फ्रेंच और फिर आए इंग्लिश. तो पोर्तुगीज कहाँ से आए? पोर्चुगल. डच, नेदरलैंड, फ्रेंच फ्रॉम फ्रांस. ठीक है. Soon they started fighting against each other to get bigger share of trade for themselves. अब अच्छा, एक इंडिया, एक अकेला बेचारा इंडिया. इंडिया में ट्रेड करने कौन आ गए? पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच आ गए, फिर फ्रेंच आ गए, फिर इंग्लिश आ गए. अभी चारों आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा शेयर मिले, हमको ज़्यादा शेयर मिले. और इस लड़ाई में जीतने वाले थे ब्रिटिश. कौन थे? ब्रिटिश. फाइनली द ब्रिटिश डिफीटेड द अदर. ब्रिटिश ने दूसरों को डिफीट किया. डिफीट करने का मतलब होता है हरा दिया. द ब्रिटिश फॉर्म्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और फिर क्या बनी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई बच्चा? 1600 में. किस लिए आई? फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया. सिर्फ व्यापार करने, बिजनेस करने के लिए 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आ गई? इंडिया. नहीं, 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी. द ब्रिटिश फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर ऑफ 1600. अभी बनी है 1600 में. दे मेड ट्रेडिंग सेंटर्स इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट. वेस्ट कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट पे. ये जो इंडिया है ये इंडिया का वेस्ट कोस्ट है और ये इंडिया का ईस्ट कोस्ट है. तो उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर वेस्ट कोस्ट पे भी बनाए और ईस्ट कोस्ट पे भी बनाए. दे बॉट मेनली स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया. उन्होंने बेसिकली इंडिया से क्या खरीदे? हमारे मसाले और टेक्सटाइल, क्लॉथ्स खरीदे. फॉर सम टाइम्स देयर मेन कंसर्न वॉज ओनली ट्रेडिंग. थोड़े टाइम के लिए उनका मेन कंसर्न क्या था? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग, व्यापार, बिजनेस. अब हम पढ़ेंगे पोर्तुगीज. डिड यू नो सेक्शन में पोर्तुगीज एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. वेस्ट कोस्ट पे ट्रेडिंग सेंटर्स किसने बनाए? पोर्तुगीज ने बनाए. दीज सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज. और उन्होंने उस सेंटर्स को क्या बोला? फैक्ट्रीज. बिकॉज दे वर the places where factors or officials of company bought and sold goods for the company.
तो बच्चा इनको फैक्ट्रीज क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स और ऑफिशियल्स रहते थे जो कंपनी के लिए बाइंग और सेलिंग का काम करते थे। द फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड, जैसे यहाँ पर फैक्ट्री है तो उसको चारों तरफ से क्या कर दिया गया था, फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड को हिंदी में बोलते हैं किलाबंदी। और मेड स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक, इतना ज़्यादा फोर्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग होता था कि फैक्ट्री को किसी भी अटैक से इजीली बचा लिया जाए। ब्रिटिश कंट्रोल। The wealth taken back to Britain by the traders of English East India Company was used to fund the Industrial Revolution in Britain। उस टाइम में ब्रिटेन में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो वो क्या करते थे, यहाँ से वेल्थ लेके जाते, हमसे पैसा बिल्कुल हमारा एक्सप्लॉयटेशन करके पैसा लेते और उसको कहाँ इन्वेस्ट करते थे, अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। वहाँ पर इंडस्ट्रीज ओपन हो रही थी तो वहाँ पर वो लोग उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते थे। द ब्रिटिश नाउ नीडेड अ स्टीडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए, continuous supply of raw material. So now Britishers want steady continuous supply of raw material for their factories। वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं, तो इंडस्ट्रीज को क्या फेड कराना पड़ेगा बेटा, रॉ मटेरियल। जब आप रॉ मटेरियल देंगे तभी तो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। दे ऑल्सो नीडेड अ मार्केट। अब जब ये इंडस्ट्रीज कुछ ना कुछ फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगी, पहले रॉ मटेरियल लिया, उस पर कुछ प्रोसेस लगाई, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, इस फिनिश प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी तो क्या चाहिए, मार्केट। ठीक है, तो अब मार्केट भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो इंडिया एक सुटेबल लोकेशन था जहाँ से सारे रॉ मटेरियल भी मिल जाएंगे और हमारी पॉपुलेशन भी अच्छी थी, तो हम एक बड़ा मार्केट भी थे। Soon Britishers were not content with being mere traders in India। कंटेंट पे धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे उनका कंटेंट सिर्फ इतना नहीं रह गया कि हमको इंडिया में जाके ट्रेड करना है। उन्होंने फिर धीरे से इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना भी स्टार्ट किया। Around 250 years ago, the Mughal Empire in India had started declining। ठीक है, जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन करना चालू हो गया। औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल किंग्स आए वो बहुत ज़्यादा एबल नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एबल नहीं थे, प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो धीरे धीरे अपना हेजेमनी कौन इस्टेब्लिश करने लग गया, ब्रिटिश। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ब्रिटिश वर एबल टू have strong foothold in India। Several regional kingdoms emerged धीरे धीरे करके। जब जैसे मुगल एम्पायर से कंट्रोल कम हुआ, धीरे धीरे करके छोटे छोटे बहुत सारे एम्पायर बन गए। ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग बिटवीन देम। देखो, पहले एक सेंट्रल मुगल एम्पायर है, उसके अंदर में बहुत सारे रूलर्स हैं। जब मुगल एम्परर की पावर डिक्लाइन कर गई तो ये सारे इंडिपेंडेंट हो गए। अब क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं बेटा, तो ये आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। क्यों फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि इनको अपने एरिया को बढ़ाना है। तो ब्रिटिशर्स ने इस फाइट का एडवांटेज उठा कि ये हमेशा इससे फाइट करेगा, ये इससे फाइट करता रहेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, इजीली एक्सेस किसका, इंडिया का। ब्रिटिश ने इस बात का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया और धीरे धीरे करके इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने लग गए। The first stage of British conquest of India was marked by Battle of Plassey। कब हुआ Battle of Plassey? 1757 में Battle of Plassey 1757। Battle of Buxar 1764। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। Battle of Plassey कब हुआ? 1757। Battle of Buxar कब हुआ? 1764। Battle of Plassey 1757। Battle of Buxar 1764। इन बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। ब्रिटिशर्स ने किसको हरा दिया? नवाब ऑफ बंगाल, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। एंड बिकम वेरी पावरफुल इन बंगाल। बंगाल में पावरफुल हो गए। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर दे एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द इंडिया। और फिर आने वाले 100 ईयर में उन्होंने अपना कंट्रोल पूरे इंडिया पे बढ़ा लिया। ठीक हुई बात। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर 1764। शायद आपके सिलेबस में बैटल ऑफ बक्सर नहीं है। डिसकंटेंट एमंग इंडियंस। अब इंडियंस के बीच में डिसकंटेंट होने लगा, हर व्यक्ति ब्रिटिशर्स से परेशान था। सून देयर वाज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट एमंग इंडियंस। इंडियंस के मन में वाइड स्प्रेड एक डिसकंटेंट आ गया। जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन लोगों ने अनफेयर मीन्स को यूज किया टू बिकम रिच, टू गेट रिच। दे डिड सो एट द कॉस्ट ऑफ इंडियंस। और वो अपने आप को रिच बना रहे थे, किस कॉस्ट पे? इंडियन को एक्सप्लॉइट करके। फार्मर्स जो थे इंडिया के, उनको फोर्स किया गया कि इंडिगो ग्रो करो, कॉटन ग्रो करो, जिससे कि ब्रिटिशर्स को क्या मिल जाए? रॉ मटेरियल मिल जाए। हमको इंडिगो का मतलब होता है नील, जो अपन कपड़ों में नील डालते हैं ना, वो ब्लू।
उसका इतना काम नहीं था, पर ब्रिटिशर्स ने बोला आपको ग्रो करना है, करना है, करना है। द ब्रिटिश परचेज दीज एट वेरी लो प्राइजेस। ब्रिटिशर्स इंडिया से इसको बहुत लो प्राइस में खरीदते। एज अ रिजल्ट द फार्मर सफर्ड, और फार्मर सफ़र करते, एक तो उनको इंडिगो ग्रो करना पड़ रहा, फिर प्राइसेस भी उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहे। दे बिकम पुअरर वाइल ब्रिटिश मेड ह्यूज प्रॉफिट। हमारे फार्मर्स पुअर से पुअर होते गए और ब्रिटिशर्स रिच बनते गए, ज़्यादा प्रॉफिट बनाते गए। द मील क्लॉथ मेड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वॉज सोल्ड इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर भी क्या सेल करने लग गए थे ब्रिटिशर्स, वो क्लॉथ जो मीलों में बना रहे थे, ठीक है। दिस वॉज चीपर एंड ऑफ बेटर क्वालिटी देन क्लॉथ मेड बाय लोकल वीवर्स। बच्चा लोकल वीवर्स जो क्लॉथ बना रहे थे उससे अच्छी क्वालिटी और चीप रेट में कौन प्रोवाइड करने लग गए, ब्रिटिशर्स। तो हमारे इंडियन मार्केट में भी किसकी फ्लड आ गई, किसकी बाढ़ आ गई, ब्रिटिश मेड क्लॉथ की। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर था जो कब एस्टेब्लिश हुआ, 1613 में एस्टेब्लिश हुआ। कहाँ पर, सूरत में, ठीक है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन है, ह्यूज वॉल्स हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, और ये ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं इंडिया में सेकंड फोटो में। एंड मोर पीपल बॉट इट, क्योंकि चीप क्वालिटी थी, नहीं क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, प्राइसेस चीप थे, सस्ते में अच्छी क्वालिटी मिल रही थी, तो सारे इंडियंस ने किसको बाय करना चालू कर दिया, ब्रिटिश क्लॉथ को। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफर्ड, और इससे इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफर करने लग गई। वर्कर्स पुअर होते गए, ट्रेडर्स ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ द गुड्स कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो वीवर्स का काम चला गया, जो ट्रेडर्स थे जो इंडियन क्लॉथ में डील कर रहे थे, अब उनका भी बिजनेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, वो भी सफर करेंगे। क्यों सफर करेंगे, क्योंकि अब जो गुड कहाँ से आ रहा है, ब्रिटेन से आ रहा है। Britain made unjust law through which they could take control more and more kingdom in India। अब ब्रिटिशर्स ऐसे ऐसे अनजस्ट लॉज बनाने लगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के पार्ट पे उनका कंट्रोल हो जाए। एक ऐसा ही लॉ था, वन सच लॉ दैट इफ अ रूलर डाइड विदाउट अ चाइल्ड हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। अगर कोई रूलर है जिसकी डेथ कैसे हो गई है बेटा, उसने अभी अपने बच्चे को उसका बच्चा नहीं हुआ है और वो रूलर की डेथ हो गई है, मतलब उसका कोई नेचुरल हायर नहीं है और उसकी डेथ हो गई, कोई बायोलॉजिकल हायर नहीं है और उस किंग की डेथ हो गई, अब बच्चा ही नहीं है, तो वो सीधे की सीधा वो जो किंगडम है वो किसके कंट्रोल में चला जाएगा, ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाएगा। इसको बोला हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी का नाम क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। और इसको लाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। दिस मेड द किंग्स एंड नवाब्स ऑफ इंडिया वेरी अनहैप्पी, और इससे बहुत सारे किंग्स और नवाब्स अनहैप्पी हो गए, ठीक है। क्योंकि अब तो सीधे सीधे आपके कंट्रोल में वो टेरिटरी रहेगी ही नहीं, क्योंकि आपका खुद का अपना बच्चा नहीं है। मेनी ऑफ द इंडियंस ईदर फार्मर और वर्कर्स, फार्मर हो चाहे वर्कर्स हो, ट्रेडर हो या तो रूलर हो, सारे के सारे लोग एंग्री थे, किससे, ब्रिटिशर्स से डिससेटिस्फाई थे, एंग्री थे। जब भी बेटा ऐसी सिचुएशन आती है कि हर व्यक्ति, मतलब हर हर सोसाइटी में हर कोई आपसे नाराज है, गुस्सा है, तो वो क्या करेगा, फिर रिवोल्ट करेगा, प्राइजिंग करेगा। लोगों ने अपने डर को भुला दिया, डिफरेंसेस को भुला दिया और साथ में खड़े हुए, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। दिस इज वॉट हैपेंड इन 1857। और ये कब हुआ, 1857 में। एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसने रिवोल्ट को स्टार्ट किया और पूरे मैसिव लेवल पे ये रिवोल्ट बढ़ गया। कब, 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपॉय म्यूटनी, ठीक है, दो तीन इसके नाम है, क्या क्या, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपॉय म्यूटनी और रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर से कोई भी सेटिस्फाई नहीं है, ना ही तो फार्मर, ना ही तो वर्कर, ना ही ट्रेडर, ना ही रूलर, सब की सब गुस्सा है, सब मिले और रिवोल्ट छेड़ दिया। The revolt of 1857, the first war of independence and सिपाही म्यूटनी, तीन नाम है, revolt of 1857, first war of independence and सिपाही म्यूटनी। Before the revolt started, there were several months of tension among the Indian soldiers। बच्चा देखो, अभी रिवोल्ट स्टार्ट नहीं हुआ 1857 का, पर जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं वो टेंशन में, वो टेंशन में क्यों है, क्योंकि एक नई राइफल दी गई है उनको यूज़ करने के लिए। उस राइफल को जब लोड करना होता था तो सोल्जर्स को जो उसको बाइट करना होता था,
ठीक है। और ऐसे र्यूमर था, रियलिटी थी, किसी को पता नहीं है कि र्यूमर स्प्रेड हुए कि जिसको वो बाइट कर रहे हैं, जिसको वो मुंह से निकाल रहे हैं, उस पे ग्रीसिंग है, वो ग्रीस्ड कार्टिजेस हैं। र्यूमर स्प्रेड हुआ कि जो ग्रीसिंग है वो किससे की जा रही है, काउ फैट से और पिग फैट से। काउ फैट को हम बोलते हैं बीफ और पिग फैट को हम बोलते हैं पोर्क। तो बच्चा पोर्क की और बीफ की ग्रीसिंग की जा रही है किस पे, उस तो अब ये र्यूमर स्प्रेड हो गया कि जिसको बाइट करते हैं, मतलब जिसको मुंह से चबाते हैं, मुंह से छीलना पड़ता है जिसको, उसके अंदर काऊ का फैट है, बीफ पिग का फैट है, पोर्क। तो हिंदू काऊ को सेक्रेड मानते हैं, मुस्लिम्स पिग को अनक्लीन मानते हैं बच्चा। सो जो र्यूमर था उसने हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स को एंग्री कर दिया, गुस्सा कर दिया, क्योंकि मुस्लिम्स तो पिग का नाम भी नहीं लेते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अनक्लीन है पिग, तो कैसे वो बाइट कर सकते हैं। एंड काऊ हमारे लिए सेक्रेड है, हम काऊ फैट को मुंह में नहीं रखेंगे हिंदूज, तो वो भी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स नाराज हो गए। 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857, ध्यान रखना 29 मार्च 1857 को जो इंडियन सोल्जर्स थे जिनका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर नियर कलकत्ता, नाउ कोलकाता, यहाँ पर अटैक किया। किसने? इंडियन सोल्जर्स थे मंगल पांडे, उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश ऑफिसर पे जहाँ पर कलकत्ता के पास। ये वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट था एंड एंगर अमंग इंडियन सोल्जर्स व्हेन मंगल पांडे वाज हैंग्ड। इसके अगेंस्ट में, क्योंकि मंगल पांडे ने ऑफिसर्स को अटैक किया, तो उनको पकड़कर उनको क्या दे दी गई? हैंग करना, मतलब फांसी दे दी गई। कब दी? 8 अप्रैल 1857 को। 29 को ये हुआ, 8 को उनको फांसी दे दी गई। 10 मई को जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे इन मेरठ शॉट डाउन देयर ऑफिसर्स एंड टुक ओवर मेरठ। देखो पहले कैसे स्टार्ट हुआ? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश के ऊपर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स के। अब ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक करने पे उसको पकड़ा गया, उसको फांसी हो गई 8 अप्रैल 1857 को, हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। ऑन 10th May 1857 what happened? Indian soldiers in Meerut shot down their officers and took over Meerut। उन्होंने ऑफिसर्स को मारा क्योंकि मंगल पांडे को हैंग करना उनको समझ में नहीं आया। देन दे मार्च टू दिल्ली, और वो मार्च की तरफ चले गए, दिल्ली की तरफ गए, और दिल्ली की तरफ मार्च करने का, जाने का उनका सिर्फ एक ही एम था कि वो परस्यू कर पाए। परस्यू करना मतलब मनाना, परस्यू कर पाए किसको? मुगल एम्परर, जो लास्ट मुगल एम्परर थे उनको वो परस्यू कर पाए कि आप फिर से एम्परर बन जाओ, हमको ब्रिटिश रूल पसंद नहीं है। ये परस्यू करने के लिए वो कहाँ जा रहे थे? टुवर्ड्स दिल्ली। मार्च करना मतलब चलना। और किस एम्परर के पास जा रहे थे बेटा? वो जा रहे थे बहादुर शाह जफर के पास। किसके पास? बहादुर शाह जफर के पास। उनको परस्यू करना चाह रहे थे कि इस रिवोल्ट को आप लीड करो, लीडरशिप अपने हाथ में ले लो। रिवोल्ट स्प्रेड हो गया इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, इंडियन लीडर्स पार्ट लेने लग गए। प्रोमिनेंट लीडर्स थे नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। बट ब्रिटिश हैड सुपीरियर वेपन्स, भी ब्रिटिशर्स के पास सुपीरियर वेपन्स थे, ग्रेटर मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को साइड किया। मेनी इंडियंस ऑल्सो साइडेड विद द ब्रिटिशर्स। हाँ सॉरी, रॉन्ग स्टेटमेंट बाय मी। फर्स्ट, उनके पास बहुत अच्छे वेपन्स थे, सुपीरियर वेपन्स थे, ग्रेटर मिलिट्री स्ट्रेंथ थी। फिर बहुत सारे जो हमारे इंडियन किंग्स थे वो भी किसको सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स के पास अपने अच्छे वेपन्स हैं, हमारे इंडियन किंग्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बेटा वो रिवोल्ट को क्रश कर ही देंगे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, finally crushed by the British. However, the British were alarmed by the revolt. Finally, Britishers ने पूरे रिवोल्ट को क्रश कर दिया। पर ये एक अलार्म था ब्रिटिशर्स के लिए कि हमको हमारी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस करना चाहिए, नहीं तो ये रिवोल्ट को आज तो हम ख़त्म कर पाए हैं, हो सकता है फ्यूचर में इसको ख़त्म ना कर पाएँ, क्रश ना कर पाएँ। 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया को अब डायरेक्टली कंट्रोल किया जाएगा, किससे? ब्रिटिश क्राउन से, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया गया। 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक इंडिया अंडर इट्स डायरेक्ट कंट्रोल। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। ब्रिटिश एम्परर डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे किसको? अब इंडिया को। अ वाइसरॉय वाज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। क्राउन
उसके बिहाफ पे, मतलब जो किंग है ब्रिटिश का उसके बिहाफ पे वाइसरॉय अपॉइंट होंगे और वो रूल करेंगे। तो द रिवोल्ट फेल्ड हो गया था। अच्छा, रिवोल्ट फेल था, फिर भी हमको एक फायदा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर किसको ट्रांसफर हो गई, ब्रिटिश क्राउन को। Though the revolt failed, Indians were inspired by the bravery of those who fought against the British. चलो, रिवोल्ट फेल्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आज भी हम झांसी की रानी को याद करते हैं ना, मंगल पांडे को याद कर रहे हैं। आप हिस्ट्री में बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई को याद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रेवरी से फॉट की, किसके साथ फॉट किया बच्चा? ब्रिटिशर्स के साथ। इट मेड देम रियलाइज द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश, और लोगों को ये रियलाइज करवाया कि ब्रिटिश हमारे साथ कितना इनजस्ट कर रहे हैं, फ्रीडम की क्या वैल्यू है। इट मेड देम अवेयर दैट दे स्टूड यूनाइटेड, इन्होंने लोगों को बता दिया कि आप यूनाइटेड होकर अगर खड़े हो जाओगे तो आप किसी को भी हरा सकते हो और इंडिपेंडेंस ले सकते हो। सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।